मोदी सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन सीएम बनने के बाद जैसे ही उमर अब्दुल्ला दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले, उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया। और अब खबर आ रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र में ही इससे संबंधित विधेयक संसद में पास करा दिया जाएगा। जाहिर तौर पर इससे जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर पर्दे के पीछे कौन सी सियासत चल रही है और नई सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। फर्क है, दिल्ली कभी रियासत रही नहीं, दिल्ली को रियासत बनाने का वादा किसी ने किया नहीं। हम एक रियासत थे, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है, वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, गृह मंत्री साहब ने दिया है, बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। राज्य का दर्जा स्टेटहुड का मसला है या यूटी का मसला है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहां की जो चुनी हुई सरकार है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब और मरकज की जो हुकूमत है, केंद्र सरकार, आपस में बैठ के चर्चा करके लोगों के हित में, आवाम की बेहतरी के लिए क्या है, लोगों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सरकारें तब चलेंगी, डेवलपमेंट तब अच्छे से होगा जब यहां अमनो अमान, खुशहाली और शांति होगी। और जब यहां आतंकवाद, अलगाववाद और हालात खराब होंगे तो लोगों को मुश्किलात आएगी। बड़ी मुश्किल से मोदी साहब ने मेहनत करके, अमित शाह साहब ने यहां के हालात ठीक किए हैं। कश्मीर को लेकर जो चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था पूर्ण राज्य की वापसी, पूर्ण राज्य के दर्जे की वापसी। और ये लग रहा था अगर बीजेपी चुनाव जीती तो जाहिर तौर पर पूर्ण राज्य का दर्जा फौरन मिल जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी हारी, यानी विपक्ष की नेता की सरकार बनी, तो इसमें देरी हो सकती है। तमाम लोग ये शंका जाहिर कर रहे थे। लेकिन इसके उलट सरकार बनने के 10 दिन के अंदर 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली थी और तकरीबन 10-12 दिन के अंदर यह खबर आ गई कि मोदी सरकार फौरन राजी है पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। कितनी चुनौतियां उमर अब्दुल्ला साहब के सामने आएंगे अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। पुलिस, कानून व्यवस्था, बहुत सारी चीजें पहले की तरह उनको वापस मिल जाएंगी। और पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर बहुत बदल चुका है। रोजगार की समस्याएं हैं, वहां पर जो है नए अवसरों की बात है। और जो 5 साल में, पिछले 5 साल में 90,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, उनको धरातल पर लाना है। वहां पर दस्तकारी उद्योग जो है वो आज खत्म हो चुका है। दस्तकारी उद्योग कश्मीर का जो है 5-6 लाख लोगों को रोजगार देता था, वो पटरी से पूरी तरह उतर चुका है। पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था, मोदी सरकार लगातार दावा कर रही थी कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया गया है। लेकिन चुनाव के फौरन बाद और चुनाव से पहले जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं हुई थी। और चुनाव के बाद, यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमले हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इन सब के पीछे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से कुछ बदलाव होगा या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? क्या वहां की सियासत भी बदल रही है? क्या वहां की सियासत भी बदल रही है? तमाम मुद्दे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नजीर भट्ट, नेता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है नजीर भट्ट जी आपका। हमारे साथ हैं एडवोकेट मुजम्मिल मुश्ताक शाह, राज्य महासचिव जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। हामिद मलिक साहब है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और इन दुकान दीक्षित साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। तो तमाम
जो जम्मू कश्मीर की सियासत को समझने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उसकी जो मांग केंद्र सरकार मानने जा रहा है उसको लेकर क्या क्या चुनौतियां आएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हामिद मलिक साहब के पास। हामिद मलिक साहब, बहुत बार आपसे बात हुई, हर बार आपने पूरे जोश के साथ कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी सबसे बड़ी मांग है और इससे पीछे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, इसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन ये तो आपको मोदी सरकार देने को फौरन राजी हो गई। 16 तारीख को उमर सरकार ने शपथ ली, तकरीबन 10-12 दिन बाद ही आपको अच्छी खबर मिल गई है, क्या कहिएगा इस पे? ये बात सही है। इट्स वेलकम स्टैंड बाय बीजेपी। तो ये अच्छा है क्योंकि लोगों की मांग भी थी, वर्डिक्ट भी था, लोगों ने वोट भी इसीलिए डाले थे क्योंकि हमने मजहबी सियासत नहीं की, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, हमने पाकिस्तान यहाँ नहीं कहा, तो हमने सियासत यही की 370-35 और स्टेटहुड के बारे में बात की और लोगों ने वोट दिए। लोगों के वर्डिक्ट का ऑनर हुआ, यही खुशी की बात है। ये अच्छी बात है क्योंकि इंटरफेरेंस के बगैर सरकार काम करेगी। जो लोगों से वादे किए वो लोगों के वादे पूरे किए जाएंगे। जो जख्म लगे इन 10 सालों में उन जख्मों को मरहम किया जाएगा। जो दूरियां हुई उनको नजदीकियों में तब्दील करेंगे। और जो उमर साहब है वो जानते हैं हुकूमत कैसे की जाती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे जो लीडर हमारे हैं वो एक्सपीरियंस्ड सारे हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छा माहौल बनेगा और इससे दिल की दूरियां भी दूर होगी और जख्मों पर मरहम भी लगेगा। तो हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं अपने होम मिनिस्टर और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि उन्होंने लोगों के वर्डिक्ट की इज्जत की, रेस्पेक्ट की। तो ये काफी अच्छा एक कदम है। बिल्कुल। हमारे साथ एडवोकेट मुजम्मिल मुश्ताक शाह जी भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं राज्य के। मुजम्मिल मुश्ताक शाह, दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या कहिएगा? जिस दिन मिलेगा उस दिन हम मुबारकबाद देंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को भी। पिछले 5 साल से हम ये सुनते आए हैं कि पहले तो इलेक्शंस होंगे, डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगी, उसके बाद हमें स्टेटहुड दिया जाएगा। अभी आप देखिए बीजेपी के लीडर्स के जो भी जम्मू एंड कश्मीर के इधर पे हमारे बीजेपी के लीडर्स हैं उनके बयानात आए कि ये जो हमले जब तक ये लोग रुकेंगे नहीं, जैसे कि लास्ट टाइम हमला हुआ था इधर गांधरबल में, तब तक हम स्टेटहुड बहाल नहीं करेंगे, तब तक स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। 1 महीने के अंदर ही पता चलेगा, ज्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, 1 महीना बचा है। जहां तक हमने इतना इंतजार कर लिया तो और थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे। बीजेपी के वादे तो खोखले होते हैं, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ऊपर वाला क्या करे कि हमें मिले, वो हमें दे, ये वादा कम से कम वो पूरा करे। बाकी सब वादे अगर उन्होंने पूरे नहीं किए, कम से कम ये वादा तो पूरा करे लोगों के साथ। अभी ये डिपेंड होगा कि वो स्टेटहुड अगर देंगे तो किस टाइप का स्टेटहुड देंगे। फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड देते हैं तो ठीक है, अगर वो आधा अधूरा स्टेटहुड देते हैं तो फिर से प्रॉब्लम, ये तो ऐसी प्रॉब्लम चलती रहेगी। ठीक है। नजीर भट्ट साहब है, नेता बीजेपी के। नजीर साहब, भरोसा नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर कांग्रेस वाले, कह रहे हैं कि हम इस गिफ्ट पर यकीन नहीं करते तक मिल न जाए, हमारे हाथ में ना जाए। देखिए, भरोसा तो देश के अवाम ने कांग्रेस पे भी नहीं किया था। 2024 की बात करें, 14 की बात करें, 19 की बात करें, जो इनको अपोजिशन में रखा है, जो इनको हार का सामना करना पड़ा, जो इनको लोगों का मैंडेट नहीं मिला, भरोसा तो हम वो कहेंगे कि लोग, देश की अवाम ने इन पे भरोसा नहीं किया। लेकिन देश की अवाम को और जम्मू कश्मीर की अवाम को इस बात पे बिल्कुल यकीन है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने भी ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे और जब मुनासिब वक्त होगा तब हम रिस्टोर करेंगे। जब यहाँ पर सरकार को लगेगा कि वो हालात अब बने हैं, यहाँ पर मिलिटेंसी नहीं है, यहाँ पर लोगों की हत्या नहीं हो रही है, तो आने वाले वक्त में जो हमने वादा किया है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वो होगा। और नहीं, नजीर भट्ट साहब, आप जो बात कर रहे हैं कंडीशन वाली, ये बात अब खत्म हो गई है। अब मोदी सरकार ने कह दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में, जो कि अब होने ही वाला है,
उसमें जो है हम ये प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेज देंगे मंजूरी के लिए। मैं वही यानी बोल कुल रहा हूं मिला के जनाब, बहुत कम मैं- समय में आपको पूर्ण राज्य का वही दर्जा बोल रहा मिलने हूं। वाला है। अब शक शुबा नहीं चाहे रहा। 10 दिन में मिले, चाहे 5 दिन में मिले, चाहे 1 महीना 2 महीने लगे, लेकिन जो हमने वादा किया था, हम कांग्रेस की तरह वादा खिलाफी नहीं करते हैं। हमने वादा किया था कि हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे और हम वादाबंद है, हम रिस्टोर किसी भी सूरत में इस चीज को करेंगे और ये हमारा तोहफा रहेगा कश्मीर की आवाम को। चलिए, तोहफा रहेगा कह दिया इन्होंने इंदुकान दीक्षित ये साहब। तोहफा नहीं है, ये तोहफा नहीं है, ये हमारा हक है। पहले बीजेपी से मैं कहना चाहता हूं, हमारे मोदी साहब से और मेरे जो भाई इधर पे बैठे हैं, ये हमारा हक है, ये हमारा तोहफा वोफा कुछ नहीं है। जो हक आपने हमसे छीना है, कश्मीरियों से छीना है, जम्मू कश्मीर से छीना है, ये वही हक है। और ये हक अगर आप देंगे नहीं तो हम लेके रहेंगे, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, जनाब, चाहे तोहफा हमें भी उन्हीं को देना हड़ताल होता है करने जो पड़े। उसके हकदार होते हैं। ये हक हमारा है और ये लेके रहेंगे हम हक। तो हमने कभी ये नहीं बोला था कि हम नहीं देंगे, हमने हमेशा ये कहा कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन जो सही आपने समय तो पे ये भी कहा था 15 लाख रुपया आप अकाउंट्स में देंगे, तभी तो नहीं पहुंचे किसी के अकाउंट में। आपने तो बहुत आपने भी सारे खाते वादे खुलवाए जनाब, वो तो लेकिन आपने भी मुजम्मिल खाते मुजम्मिल खुलवाए। शाह साहब, जिस तरह से अब तो 7,500 उन्होंने का कह दिया क्रेडिट जा रहा है, था लोगों को। प्रधानमंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया है, चुनावी सभाओं में भी कह रहे थे, अब आपको शक क्यों है? 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। देखिए, अब तो शक मेरे सरकार भी को बनी। इसलिए है कि मिली क्या? उन्होंने जो इससे पहले वादा आरो हामी साहब, की है, उन्होंने वो जो तो इससे आपने पहले बोला भी 1 वादा लाख यूथ को जॉब दे देंगे, मिली क्या? सरकार तो बनी है जनाब। अब तो आप उससे बात एक-एक नहीं कर करके रहे हो। बोलिए, एक-एक करके। आप तो नजीर साहब, आपने तो एक-एक करके। 1970 में भी बात की थी, लेकिन आज तो आपके उमर साहब चुप है। आज तो आपसे कोई बात नहीं की उस पे। नजीर साहब सुन लीजिए पहले, फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए मुजम्मिल साहब, बोलिए। देखिए, इन्होंने जो वादे किए थे लोगों के साथ वो तो पूरे नहीं किए। पूरे हिंदुस्तान को उसकी खबर है, लोगों को मालूम है, हर किसी जगह, हर किसी मतलब आप स्टेट में जाएंगे उनको मालूम है इन्होंने कितनी वादा खिलाफी की हर किसी जगह पे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक वो मिलेगा नहीं, जब तक हम इस चैनल पे बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे कि हाँ भाई ये वादा पूरा हो गया, उस दिन मैं आपसे कहूंगा कि हाँ सच में इन्होंने ये कम से कम ये वाला वादा पूरा किया। और फिर से मैं ये इसको याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी को कि ये हमारा हक है, ये हमारा आपकी तरफ से कोई तोहफा नहीं होगा, दिवाली का गिफ्ट या ईद का गिफ्ट नहीं होगा, ये लोगों का हक है जो आपने छीन लिया, जो यहां से आपने छीन लिया अभी तक लोगों से। ठीक है, हामिद मलिक साहब, आपके जो पार्टनर है वो मानने को तैयार नहीं है कि इनको मिलेगा, जबकि उमर साहब की जो मुलाकात हुई थी अभी जो है गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से, उन्होंने साफ कहा था कि हम दे रहे हैं और शीतकालीन सत्र में आपको मिल जाएगा। अभी आप लोग यकीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए, चुनाव से पहले की बातें अलग होती हैं, चुनाव के बाद अगर कोई बात कही जा रही है वो भी इतने बड़े स्तर से, तो उस पर शक करना तो ये तो ठीक बात नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। हामिद साहब की आवाज नहीं आ रही। चलिए, इंदुकान दीक्षित साहब, कश्मीर की सियासत को बहुत करीब से आपने भी देखा है, आखिरकार। हेलो हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, जब आ रही है। बोलिए, पहले बोल लीजिए आप, फिर मैं चल बोल रहा हूं। फिर इंदुकान जी के पास आऊंगा। जो सेंटर से स्टेटमेंट आ जाए उसमें शक की अब बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट की पटल पर कहा था कि हम स्टेटहुड वापस दें। हाँ, ये बात सच है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। तो स्टेटहुड के बाद जो हमने 35A का और 370 का वादा दिया है वो भी इंशाल्लाह पूरा करेंगे, क्योंकि वर्डिक्ट जो लोगों का है, मैंने पहले भी बताया, वो हिंदू मुस्लिम की सियासत पर नहीं आया है, वो पाकिस्तान की सियासत पर नहीं आया, वो यहाँ के बेसिक मुद्दे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स कश्मीरियों के पास थे, जो लिए गए, जो हटाए गए, तो उनको वापस लेने की बात थी। तो उस लड़ने के लिए, उन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को वापस लाने के लिए लोगों ने मैंडेट दिया। और ये अच्छी बात है कि आज मोदी जी और अमित शाह जी उस मैंडेट का रेस्पेक्ट करके स्टेटहुड हमें वापस दे रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी चीजें भी वापस आएंगी, क्योंकि ये लोगों का कहना है, ये लोगों की आवाज है, ये लोगों की एस्पिरेशन है। ये लोगों ने कहा कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वापस चाहिए और ये हमारा हक भी बनता है, क्योंकि ये अपने मुल्क ने हमें दिया था, ये कहीं रशिया या चाइना से हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं मिला था। तो इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स यही होती है। तो पॉलिटिक्स लोगों के लिए क्या की जाती है, लोग
आवाज के लिए की जाती है, लोगों के एस्पिरेशन के लिए की जाती है। जो लोगों की आवाज हो, उसी आवाज को हम आगे पहुंचा रहे हैं, उसी आवाज को हम सेंटर में ले जा रहे हैं, उसी आवाज को मोदी जी के आगे पेश कर रहे हैं। ये लोगों की आवाज है। लोगों की आवाज के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है कि हमारी आवाज पहुंचाइए, हमारी लड़ाई लड़िए, तो हम तैयार है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। और पहला सेटअप इस गवर्नमेंट का अच्छा हुआ कि स्टेटहुड जब अब क्लियर हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है इसी सेशन में विंटर सेशन से पहले ये स्टेटहुड वापस देना, ये खुशाइन बात है और कश्मीरी बहुत खुश है। लेकिन हामिद साहब, कांग्रेस को भरोसा नहीं हो रहा है, इनको कैसा भरोसा दिलाएंगे आप? नहीं, वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन खुद कहेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जब ये बात आती है तो ऑलरेडी उन्होंने कहा था उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों, मैंने बताया कि लोगों का वर्डिक्ट है, लोगों के वर्डिक्ट की रेस्पेक्ट कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। तो लोग के जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो वर्डिक्ट होता है, उसकी इज्जत तो करनी ही पड़ती है एक लोकतंत्र कंट्री में। ठीक है, मुश्ताक साहब क्या कहेंगे आप हामिद जी के बयान पे? जी देखिए, उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से सब कुछ अगर ठीक हो जाएगा तो जो वादा हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है तो मिलेगा। देखते हैं, वही मैंने आपसे कहा, एक बार जब भी वो मिलेगा, जिस दिन मिलेगा उसी दिन देखा जाएगा। चलिए ठीक है, आपकी बात आगे पहले भी आप बोल चुके हैं। इंदुकान देखिए साहब, ये जो कश्मीर की सियासत है ये बड़ी अजीब सी बोर्ड पे पहुंच गई है। चुनाव से पहले जो बातें कही जा रही थी, चुनाव के बाद जो सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। इसको डील तो नहीं कहना होगा, ये एक वादा है जो पूरा किया जा रहा है, लेकिन जिस अंदाज में और जिस तरीके से पूरा हो रहा है उसके पीछे कई महीन सियासत होती दिखाई दे रही है। आप पकड़ पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरह से गले मिल रहे हैं प्रधानमंत्री के और अमित शाह जी के, आपको लगता है सियासत बदलेगी कश्मीर की? जी नमस्कार नवीन जी, जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको ही मेरा नमस्कार। सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के सभी लोगों को और हमारे देश के समस्त जनता को इस बात की शुभकामनाएं कि दीपावली के पुण्य अवसर पे, पर्व के अवसर पे, पूर्व संध्या पर इस ढंग की घोषणा सूत्रों के माध्यम से ही केंद्र सरकार की ओर से आ गई है। और देखिए राजनीति का क्या मिजाज होता है कि आपके ही इस पैनल में जो एनसी के नेता हैं माननीय मलिक साहब, उनके स्वर में और उनके सहयोगी कांग्रेस के माननीय मुश्ताक जी के स्वर में कितना डिफरेंस है। जहां मलिक जी ने स्पष्ट तौर पे इसका स्वागत किया और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है और विश्वास है कि ऐसा होगा। जिनकी पार्टी ने 53 सीटें लड़ करके 43 सीटें जीती हैं, अर्थात जनता का पूरा विश्वास खासतौर से कश्मीर रीजन में उन्होंने हासिल किया। ऑन दी अदर हैंड 36 सीटों पर चुनाव लड़ करके 6 सीट जीतने वाली कांग्रेस, जिसने 370 बहाली का वादा किया था कि वापस अगर हम सत्ता में आए तो हम पूरा प्रयास करेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको नहीं शामिल किया, चूंकि उन्होंने वास्तविकता समझ ली, लोगों का मिजाज भी शायद समझ लिया। उन्होंने जनता का समर्थन राज्य के चुनाव में, चाहे लोकसभा में जैसा भाजपा के नेता ने आपके यहाँ पैनल में कहा है, और विधानसभा में बिल्कुल एक तरह से रिजेक्ट होने के बाद भी उनका स्वर देखिए कि मोदी जी ने 15 लाख देने की बात कही थी, मोदी जी ने यह कहा था जब कर देंगे तो देख लेंगे, इनकी भरोसा नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है जो आप नवीन जी संकेत कर रहे थे कि स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। चुनाव परिणाम आने की जैसे ही सुगबुगाहट शुरू हुई और एक ये महसूस हुआ एनसी के लोगों को, खासतौर से फारूक साहब को और उमर अब्दुल्ला साहब को, उन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता भी हूँ, वो लोग भी जानते हैं संयोग से, तो उन लोगों ने पहले ही कहा कि देखिए हमें केंद्र सरकार से मिलकर, मरकज से मिलकर पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है और एक तरफ भारत सरकार है। उनके साथ मिलकर के ही हम अपनी सीमा की सुरक्षा करेंगे और अपनी जनता को जब सुरक्षा होगी तो शांति होगी और विकास होगा। और जितनी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं, 370 हटाए जाने के बाद, 35 से हटाए जाने के बाद, उन पर ब्रेक लगाने का काम आपने देखा। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में लड़ाई झगड़ा करके क्या हालात कर दी पश्चिम बंगाल के लोगों की। इस तरह की स्थितियां जहां कर्नाटक में देखिए कांग्रेस की सरकार है,
उन्होंने क्या स्थितियां कर दी कि अपने फंड्स लेने के लिए वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं। एक छोटा सा खेलता फलता फूलता राज्य है जम्मू कश्मीर, उसकी खूबसूरती, उसकी खूबसूरत वादियां, अगर वहां पे इस ढंग की पॉलिटिक्स होने लगी नवीन जी, तो क्या विकास करेगा और वहां जनता के क्या हालात होंगे। आप देखिए नवीन जी, मैंने पहले भी आप क्या कहा है, आप कन्याकुमारी से श्रीनगर तक ट्रेन भेजने की तैयारी है, ट्रायल रन चल रहा है, तमाम सुरंगें बनी हैं, तमाम काम हुए विकास के। आप 4 लेन हो गया, जम्मू से श्रीनगर के बीच में कुछ टनल्स का काम बचा है। इसमें अगर कहीं से भी खींचतान हुई नवीन जी, तो ये दुर्भाग्य होगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। और बड़ी समझदारी के बयान दिए हैं जब से चुनाव के परिणाम आए हैं एनसी के नेताओं ने, और उसी कड़ी में उन्होंने स्वागत किया है। और जिस प्रकार से देखिए, आप जो संकेत कर रहे थे, मैं उसको शब्द देना चाहता हूं। वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में स्वयं उमर अब्दुल्ला जी मंत्री थे और इन्होंने अलायंस कर करके सरकार चलाई है केंद्र में। हमें ऐसा लगता है कि जो आगे 5 साल विकास के, पुष्पित पल्लवित होने के, लोकतंत्र की रक्षा की, आतंकवाद का सामना करने के लिए जो माहौल बनाना है, उसके लिए एनसी के नेता निश्चित तौर पर केंद्र का पूरी तरह से सहयोग लेंगे और राज्य के हित में बड़े कदम करेंगे। और आप देखिए, एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन ही आप देखिए पीडीपी के नेता महबूबा जी ने कहा था, जिन्होंने, कि अगर 370 हटा तो यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई शख्स नहीं मिलेगा और खून की नदियां बह जाएंगी। आपने देखा, इस मुद्दे पर खून का एक कतरा नहीं बहा और जनता के, लोगों के नब्ज को मैं भी समझता हूं, मैंने वहां काम किया है 5 साल, लोग खुश हैं। बस एक ही चीज चिंता का है कि जिस तरह का डिवाइड पॉलिटिकली हुआ है, जिसका संकेत राम माधव जी ने किया है कल के अपने बयान में, कि एक पूरा का पूरा जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स था, वहां की जनता ने एनसी को पूरी तरह से सपोर्ट किया है और जम्मू रीजन की जनता ने मोटे तौर पर 80% तक, मैं मानता हूं 70 से 80% बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो ये एक संकेत है और संदेश है राजनीतिज्ञों को कि दोनों रीजन्स के लोगों के जो एस्पिरेशन है, जिसकी बात भाजपा के नेता कह रहे थे और एनसी के नेता कह रहे थे, उन एस्पिरेशन को साथ एसिमिलेट कर कर जोड़कर चलना पड़ेगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि नींव पड़ जाएगी कहीं ना कहीं जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन में भी 2 डिवीजन कर करके यूनियन टेरिटरी। देखिए, लद्दाख हिस्सा था, उसको बनाना पड़ा क्योंकि वहां के एस्पिरेशन यहाँ की सरकार नहीं पूरी करती थी जैसा वहां की जनता चाहती थी। तो लिहाजा ये नींव ऐसी डालनी होगी सरकार को कि दोनों के एस्पिरेशंस को साथ में लेकर चले। और हमें उम्मीद है, देखिए जिस तरह से रविंदर रैना जी को हराने वाले एक निर्दलीय को भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया और जिस तरह से दूसरे लोगों को भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया जम्मू रीजन से उमर अब्दुल्ला साहब ने, तो दोनों रीजन्स के सेंटिमेंट्स को लेकर चलेंगे। और 370-35A को कंडेमनेशन का प्रस्ताव पारित करने की बात कह रही थी शपथ ग्रहण के दौरान महबूबा जी। इस तरह की बातें करने के कारण उनके हर्ष में क्या हुआ कि 3 सीट पे आ गई, तो अभी भी, और लोकसभा के चुनाव में खुद अपना सीट हार गई, अपनी बेटी के नेतृत्व में लड़ी विधानसभा, उनका क्या हाल हुआ। तो हम जानते हैं कि जिस तरह समझदार पॉलिटिशियन है एनसी के नेतागण, वो इस तरह के किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे और जैसा कि सरकार चाहती है देश के हित में, राष्ट्र के हित में कदम उठाएंगे और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से मिलकर ही काम करेंगे। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की सियासत बदल तो रही है, लेकिन कई किंतु परंतु साथ में जुड़े हुए हैं। सब पे चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की, जहां जल्द ही केंद्र सरकार जो है पूर्ण राज्य का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। शीतकालीन सत्र में इस पर प्रस्ताव आ सकता है, विधेयक आ सकता है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 में बदलाव करना होगा। इसको शीतकालीन सत्र में संसद के पटल पर रखा जाएगा, वहां से प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा और फिर राष्ट्रपति गजट में इसको अधिसूचित करेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लेगा। इस बार लद्दाख को जो है इससे नहीं रखा गया, उसको अलग रखा गया है, वो केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। इसके बाद जो तमाम चुनौतियां आएंगी उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनके पास चलते हैं। नजीर भट्ट साहब है, नेता बीजेपी के। एडवोकेट मुजम्मिल मुश्ताक शाह हैं, राज्य महासचिव JK कांग्रेस के। हामिद मलिक साहब हैं, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इंदुकांत दीक्षित साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर आना चाहेंगे नजीर भट्ट साहब आपके पास। जिस तरह से बीजेपी इतनी जल्दी जो है पूर्ण राज्य का दर्जा देने को तैयार हो गई है, उसको लेकर तमाम शक शुबहा जाहिर किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी बहुत करीब आते जा रहे हैं। चूंकि अभी आप राज्य में विरोध में हैं, विपक्षी दल हैं, और वहां कश्मीर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है। आप देखते हैं भविष्य में कोई परिस्थिति बदलते हुए? देखिए, अगर सरकार की बात करेंगे तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई भी बड़ा काम या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है लेना होगा तो वो केंद्र की सरकार ही दे सकती है। तो केंद्र की सरकार और यहाँ की सरकार में एक तालमेल जो बना रहेगा, उससे जो जम्मू कश्मीर है वो और तरक्की करेगा। तो आपने देखा कि पिछले कई दहाइयों से जब कांग्रेस की सरकार रही, तब भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, तो नतीजा ये रहा कि जम्मू कश्मीर जो है बहुत पीछे रहा। अब जब 2019 के बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कमान संभाली, तो उसके बाद आप देख लीजिए जो काम पिछले 70 सालों से नहीं हो पाए थे यहाँ पे, वो काम इन्होंने पिछले 5 सालों में करके दिखाए, वो भी केंद्र के सपोर्ट से। और मेरे जो अभी भाई बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया और ये जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं। उनको मैं सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो 2024 के इलेक्शन में वादे किए थे वो पूरे नहीं किए होते तो पूर्ण बहुमत के साथ वो 2019 में सरकार नहीं बनाती। और 2019 में भी जो वादे किए वो पूरे करने के बाद ही 24 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और ये अपने दौर इक़्तिदार की बात करें, इन्होंने कभी भी इनका 3 बार जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। तो वजह यही है कि ये अपने बातों पे नहीं टिक पाए हैं और ये कभी भी अपने दम पे यहाँ पर सरकार नहीं बना पाए और कुछ छोटी मोटी पार्टियों को लेकर ही यह सरकार आज तक बना पाई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की बात हम करेंगे तो इलेक्शन में इनका गठबंधन था और जब सरकार बनाने की बात आई तो कांग्रेस पीछे हट गई, क्योंकि उनको पता था कि वो आवाम को झूठ बोल के 370 पे बात करने के लिए यहाँ पर इलेक्शन लड़ी है। और आगे अब महाराष्ट्र का इलेक्शन है, झारखंड का इलेक्शन है, वहां पे वो क्या मुंह दिखाएंगे। तो आप देखते हैं कोई ऐसी पोजीशन देखते हैं कि भविष्य में कांग्रेस ने जो जगह छोड़ दी है वहां बीजेपी आके बैठ जाए सरकार में? देखिए, ये तो हम इस चीज को नहीं कहेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो यहाँ सरकार बनाएगी। ठीक है, हम यहाँ किसी की सरकार छीन के सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। हम लोगों के एस्पिरेशंस को, लोगों के मैंडेट को वेलकम करके यहाँ पे सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर कुछ लोग जो लाइक माइंडेड जो लोग होंगे वो भारतीय जनता पार्टी में आके भारतीय जनता पार्टी को एक्सटर्नल सपोर्ट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। और इसका आकलन भी हम कर रहे हैं कि अगले कहीं कुछ मंथों में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से जम्मू क्षेत्र में आप लोगों को व्यापक समर्थन मिला है और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, तो उमर साहब के जो बयान आए वो भी बीजेपी के लिए बहुत फेवरेबल हैं और केंद्र के नेताओं के लिए बहुत, उन्होंने कहा मिल के काम करना है और आप भी कह रहे हैं मिल के काम करना है।
क्या सूरत देखते हैं आप? जम्मू क्षेत्र वाले जो विजयी रहे हैं और कश्मीर घाटी वाले कुछ आपस में मिल सकते हैं? देखिए, मिलके काम करने में कोई गलत बात नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से या कुछ जो अन्य लोग हैं वो आके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, केंद्र में हम 5 साल अभी है, तो आप देख लीजिए, अंदाजा लगाइए कि यहाँ अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं कश्मीर के लिए। इतनी डेवलपमेंट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से होगी कि आप यहाँ के कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, मुजम्मिल मुश्ताक शाह जी, सुन लिया आपने, बहुत अच्छे रिश्ते हैं दोनों के। आप लोग तो सरकार में शामिल नहीं हुए, आपको तो इतना मौका मिला, बाहर सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर रह जाएंगे क्या आप लोग? देखिए, पहले तो मेरे भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तक इनकी सरकार थी, एलजी साहब दिल्ली के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे, अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं। और रही बात, पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ आपको। जो हमारे डॉक्टर साहब है, उन्होंने बात की बंगाल की, उन्होंने बात की कर्नाटका की, उन्होंने बात की बाकी सभी कांग्रेस राष्ट्रों की। आप अपना बीजेपी ने शायद ये भूल गए बोलना कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कितने रेप्स हो रहे हैं, कितने बलात्कार, और वहां के लोग कितना सफर कर रहे हैं। बिल्डोजर बाबा, वहां पे जो योगी बाबा है, बिल्डोजर बाबा उत्तर प्रदेश में कितना आतंक मचा के रखा है उन्होंने लोगों से। अब मैं वापस आता हूं हमारे नजीर साहब के सवाल का जवाब देने के लिए। ये बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार इधर पे बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हम अगले 3-4 महीनों में यहाँ पे सरकार बनाएंगे। इसका मतलब कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे शुरू हो रही है। फिर ये लोग खरीदेंगे एमएलएज को, या तो उनको प्रेशराइज करेंगे या तो उनको खरीदेंगे। ये बोल रहे हैं कि लाइक माइंडेड पीपल आएंगे। मेरे हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं है। कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता है। बच्चे वहां पे 8 लोग जो ऑलरेडी सरकार में है, जिनके पास मंत्री पद है, तो वो मेरे हिसाब से बीजेपी में जाने की गलती करेंगे नहीं। बीजेपी जो चाहेगा इधर पे, बीजेपी एक हड़दम मचाना चाहेगा कि मैं यहाँ पे स्टेटहुड आपको दूंगा, मेरे को सरकार बनाने की कोशिश करेंगे ये लोग, क्योंकि इनका काम ही वही है। अगर आप देखेंगे बाकी राष्ट्रों में, बाकी स्टेट्स में इन्होंने इससे पहले किया है, कर्नाटका में किया है, राजस्थान में किया है। इन्होंने कैसे एमएलएज को खरीद के उनको प्रेशराइज करके ईडी, सीबीआई, हर किसी अपने डिपार्टमेंट को यूज करेंगे, जो भी होगा उनको प्रेशराइज करके उनको या तो कांग्रेस से निकालेंगे, या तो एनसी से निकालेंगे, या तो आजाद उम्मीदवारों को निकाल के कोशिश करेंगे। बीजेपी की हर किसी जगह यही कोशिश रही है और यहाँ पे भी उनकी यही कोशिश रहेगी। लेकिन मैं एक बात दावे से आपको कहता हूँ, बीजेपी की कोशिश वो यहाँ पे नाकाम हो जाएगी, कामयाब नहीं होगी। और डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, डेवलपमेंट के हिसाब से बीजेपी यहाँ पे डेवलपमेंट कभी चाहती नहीं थी, क्योंकि वो कश्मीर को अगर आप देखेंगे उन्होंने इग्नोर किया है। कश्मीर में इन्होंने पार्लियामेंट में भी इधर पे किसी को कंटेस्ट नहीं कराया। कश्मीर में इन्होंने लिमिटेड सीटों पे यहाँ पे असेंबली इलेक्शन में भी लड़ा। तो बीजेपी का कश्मीर में 0% वोट में आपसे कहूंगा 0%। और बीजेपी एक चीज में कामयाब हो रही थी, लेकिन हुई नहीं कामयाब। उन्होंने बहुत कोशिश की थी जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने की। जम्मू और कश्मीर अगर डिवाइड होता है, जम्मू के लोग अलग से सोचेंगे, कश्मीर के लोग अलग से सोचेंगे। इनका मुद्दा था कि इनको आपस में लड़वाएंगे, जिसमें ये कामयाब नहीं हुए। जब भी हमारी सरकार बनी, उमर साहब जब भी सीएम बने, उस टाइम पे जम्मू की जो रिप्रेजेंटेशन थी, वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया, वहां का कैबिनेट मिनिस्टर आया, तो जम्मू को पूरी रिप्रेजेंटेशन मिली। मेरे हिसाब से कश्मीर से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली जम्मू को। और हम जम्मू वालों को या तो कश्मीर वालों को एक साथ देखना चाहते हैं, उनको अलग अलग नहीं देखना चाहते हैं बीजेपी की तरह। जो बीजेपी चाहती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हम जम्मू को डिवाइड करेंगे कश्मीर के साथ, उसके बाद रूल करेंगे इनके साथ। डिवाइड मतलब लोगों को एक दूसरे से लड़ाने के बाद। क्या कहेंगे नजीर साहब इस पे? देखिए, कांग्रेस बात ही ना करे तो अच्छा है। मेरी बात सुनिए जनाब। इनकी जब सरकार यहाँ पे थी ना 2014 में, तो इनको 12 सीटें मिली, ठीक है। अभी 24 में इनको 6 सीटें मिली, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से। इनका तो यहाँ पे खाता साफ हो गया जम्मू में। 3-4 सीटें तो इधर कश्मीर में मिली इनको, ठीक है। अब इनको यहाँ पर मंत्री पद नहीं मिला,
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को फोर्स कर रहे थे मंत्री पद 2-3 देने के लिए, लेकिन वो राजी नहीं हुए। आप ये बोल रहे हैं कि हम स्टेट हुड के लिए पीछे जा रहे हैं। स्टेट हुड के लिए जब अमित शाह जी ने ऑलरेडी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हम वो वापस करेंगे। अब इस पे सरकार में ना रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। और आप इनकी हालत देख लीजिए ना, ये तो अब दूसरी जो इनके सहयोगी दल है उनके साथ भी नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इनका यूपी में हाल देख लीजिए, अभी 9 वहां पर सीटें थी जिन पे बाई इलेक्शंस होने वाले थे, इनको वहां पर एक भी सीट नहीं मिली। इनकी हालत देख लीजिए ना हरियाणा में, वहां पर ये सरकार नहीं बना पाई और अब वो ये दोष ईवीएम पे दे रहे हैं। अब ये जो लोग हैं ना, ये सताए हुए लोग हैं, ठीक है, ये खत्म हो गए हैं। इनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि लोगों को धोखा देके कुछ उनको झांसे में लाके कुछ करेंगे, लेकिन लोग अब झांसे में आने वाले नहीं है। लोग इनकी जो सरकारें वो देख चुके हैं, लोग इनकी सरकारों से तंग आ चुके हैं। अब यहाँ पर बदलाव चाहते हैं और रीजन ये है कि इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 25 से उठा के 29 पे लाया और हमारा जो वोट शेयर है वो बड़ा है। घटा हमारा नहीं है, घटा कांग्रेस का है। ठीक है, ये बात ही ना करे तो अच्छा है। नहीं, बात तो करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हामिद मलिक साहब, देखिए बहुत महीन बातें हैं। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। चुनाव के दौरान, बीच चुनाव में उन्होंने कहा कांग्रेस अच्छा नहीं कर पा रही है। लड़ी शुरुआत हो चुकी थी। जैसे देखा उमर साहब ने कि कांग्रेस जो है जम्मू में ठीक नहीं कर पा रही है, वो थोड़ा परेशान दिखाई दिए और उसके बाद उसका नतीजा आपने उनको मंत्रिमंडल में कोई सीट नहीं दी। वो बेचारे बाहर समर्थन करने को मजबूर है चूंकि गठबंधन पुराना था। तो ये सारी चीजें जा रही है उस ओर जहां आप लोग धीरे धीरे उनको साइडलाइन कर रहे हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है चूंकि हरियाणा में हारे, उसके बाद अब महाराष्ट्र का नतीजा के साथ आप वेट कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में हारते हैं वो, तो मामला कुछ और हो जाएगा। नहीं, देखिए बात ऐसी है कि कांग्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर गवर्नमेंट, वो बात नहीं है। तो मैं अपने नजीर साहब जो को प्राइम मिनिस्टर उनको कहना चाहता हूं कि इट वाज नॉट ए मैच्योर स्टेटमेंट जो आपने अभी दिया, अभी बताया कि 2-4 महीनों में हमारी हुकूमत आएगी। तो मैंडेट क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि आपको रिजेक्ट किया गया आपकी पॉलिसीज की वजह से। जो आपने 370 हटाया, 35 से हटाया, स्टेट हुड हटाया, जो आपने सेक्टरेट मूव बंद किया, जो आपने ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 बना दिया, जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 बना दिया, जो आपने टोल प्लाजे लगा दिए, जो आपने इलेक्ट्रिक में 10 गुना ज्यादा टैरिफ चढ़ा दिया, जो बेरोजगार यहाँ लोग कर दिए, जो हार्टिकल्चर की बैकबोन तोड़ दी, इंडस्ट्रियलिस्ट का सारा इंडस्ट्री खत्म किया, जो क्लियर का होटल थे जम्मू में वो खत्म किया, उनका बिजनेस तबाह किया क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति बाहर से वहां आकर माल डालने लगे और छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो गए। तो आपको रिजेक्ट किया गया। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि 4 महीनों में कैसे बदलोगे, कैसे बदलोगे। वी हैव हाईएस्ट मेजॉरिटी इन जम्मू कश्मीर। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग मिलकर सरकार चलाएंगे, आपको सहयोग करना चाहते हैं। यानी कि आप टीवी नहीं, आप सुनिए, आप टीवी पर ये मानते हो, आप खरीद फरोख्त करते हो, यानी कि आप मानते हो कि हम खरीद फरोख्त करते हैं। ऐसी बातें न करें तो ठीक, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये ठीक बातें नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में लोगों का वर्डिक्ट माना जाता है, उसको उसकी रेस्पेक्ट की जाती है। आप कैसे बनाओगे 29 सीटों पर? क्या आपका मतलब है खरीद फरोख्त आप स्टार्ट करोगे? क्या तोड़ने की कोशिश करोगे या ईडी वीडी यहां भी यूज करोगे? ऐसी बात न करें। जो आपके बड़े लीडर हैं वो ऐसी बात से गुरेज करते हैं, तो आपको नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। हामिद साहब ने कांग्रेस पे कुछ नहीं कहा। कांग्रेस क्यों बाहर रखा उसको आपने, या अमित लेंगे पद, देंगे उनको कोई मंत्री पद? देखो, हम स्टेट हुड की बात पहले कर रहे हैं। स्टेट हुड आएगा तो मंत्री पद बढ़ेंगे, क्योंकि 5 ही मिनिस्टर हमने अभी बनाए। और जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इसने सच बात की, सबसे बड़ा मैंडेट हमने जम्मू को दिया, 3 मिनिस्टर जम्मू को दिए और 2 सिर्फ कश्मीर में रखे। इसलिए कि जो डिवाइडेड पॉलिसी हो रही है, जो कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, वो नो हो। जो राम माधव जी ने कहा, मैं इत्तेफाक नहीं करता राम माधव जी की बात पर, क्योंकि ये बात पहले होता था कि पहले भी कांग्रेस को मैंडेट वहां से मिलता था, क्योंकि जम्मू के लोग सेंटर पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो सेंटर में हुकूमत हो उसी को वोट देते हैं। पहले कांग्रेस को वहां से मैंडेट मिलता था, पहले बीजेपी को वहां से 2 सीटें, 4 सीटें, 8 सीटें मिलती थी जब कांग्रेस हुकूमत में थी सेंटर में। आज बीजेपी है, बीजेपी को ज्यादा मिलती है। कश्मीर रीजन में रीजनल पॉलिटिक्स चलती है, रीजनल पार्टीज को मैंडेट मिलता है। तो ये डिफरेंट पॉलिटिक्स 1947 से चलती आ रही है। तो इसमें राम माधव जी की बात सही नहीं है कि एक साइड से एक मैंडेट है, दूसरे साइड मैंडेट है। हम डिवाइड कभी नहीं होंगे, न होने देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत तहजीब, तमद्दुन, पीस
और भाईचारे के लिए मशहूर है। ये लद्दाख हमसे छीना गया और लद्दाखी भी अब चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ वापस मिलना, जल्दी वापस चाहते हैं, क्योंकि आपने देख लिया वहां के हालात क्या है। वो प्रोटेस्ट करने लगे 6 शेड्यूल पर। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर वही जम्मू कश्मीर रहे, लद्दाख के साथ रहे और हमारी भी असेंबली बने। ठीक है इंदुकान दीक्षित साहब, जो केंद्र सरकार इतनी जल्दी जो है राजी हो गई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह आतंकवादी हमले को भी माना जा रहा है। लगातार चुनाव से पहले जम्मू क्षेत्र में और सरकार बनने के बाद कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार लगातार दावा कर रही थी कि हमने सारे आतंकवाद को खत्म कर दिया है, लेकिन आतंकवाद अभी मौजूद है। और चूंकि उस पर हमला हो रहा था कि आपने कहाँ खत्म कर दिया है, तो धीरे से उन्होंने कहा ठीक है अब आप खत्म करके दिखाइए, हम आपको जो आप मांग है, सबसे बड़ी मांग वो पूरी करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी उमर अब्दुल्ला साहब के सामने? एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ विकास की बड़ी चुनौती, उसके लिए तैयार हैं वो? जी नवीन जी, देखिए मलिक जी की बातों से काफी कुछ मैं इत्तेफाक रखता हूं, और जो उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता के लिए भी कहा, शायद हमें भी लगता है कि जो नजीर साहब ने बात कही वो किसी और पर्सपेक्टिव में था, थोड़ा सा वो शब्द और जो वाक्य थे उनसे अर्थ दूसरे निकले। निश्चित तौर पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना मतादेश दिया है, जनादेश दिया है, उनको देखते हुए एनसी के बिना यहाँ पे कोई सरकार वर्तमान में 5 वर्ष तक नहीं बन सकती है। जो एनसी चाहेगी, जैसा चाहेगी, जिसके साथ मिलकर चाहेगी, बनाएगी सरकार, वैसे ही सरकार चलेगी। ऐसे में भाजपा की तरफ से ये बयान ऑफिशियली कि 4-5 महीने में या कुछ दिनों में हम सरकार बनाएंगे, ये शायद गलतफहमी इससे बन सकती है। दूसरी बात, जो मलिक जी ने कहा कि ये रवायत रही है और इस ढंग की एक परंपरा रही है कि केंद्र में जिसकी सरकार है, जम्मू रीजन के लोग उनके पक्ष में वोट करते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं। मैं इसको शायद पूरी तरह से सही इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए 2002 में वाजपेयी साहब की सरकार थी, मैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को कवर कर रहा था, मैं वहीं था। 2002 के इलेक्शंस के जो विधानसभा के परिणाम है वो याद होंगे मलिक साहब को। वहां पे पीडीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, बीजेपी को बहुत खास सपोर्ट नहीं मिला था। कांग्रेस को काफी सीटें मिली थी, बीडीपी को मिली थी और एनसी को मिली थी, सरकार बनी थी मुफ्ती मोहम्मद साहब के नेतृत्व में। तो देखिए इस बार के जो परिणाम आए हैं, मैं स्पष्ट ये कहता हूं कि चूंकि कांग्रेस ने ये एजेंडा रखा शुरू से कि हम 370 लाएंगे वापस, तो जम्मू रीजन के लोगों ने उनके इस एजेंडे को खारिज किया। और जिस तरह से उन्होंने सिर्फ भारत सरकार का विरोध करने में मोदी का विरोध किया, तो कहीं न कहीं जम्मू के लोगों ने यह भी बताया कि वो मोदी और मोदी की सरकार को लाइक करते हैं। अब जो ये कश्मीर रीजन के लोगों ने एनसी को सपोर्ट किया है, उनकी भावनाओं की भी कद्र करने का समय है। और कांग्रेस को भी कहीं न कहीं ये समझना होगा कि किसी राज्य की जनता कैसे वोटिंग कर रही है और उनकी मंशा क्या है, वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं। अब रही बात जो नवीन जी ने सवाल उठाया कि इतना जल्दी देकर के एक चुनौती एक तरह से एनसी की सरकार को दिया गया है, मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं नवीन जी। देखिए अभी इंटरनेशनल योगा डे था, उसमें जब प्राइम मिनिस्टर स्वयं गए थे श्रीनगर में, उस समय भी लोगों से बातचीत में उन्होंने कहा, और जब भी वो कश्मीर गए, और आपको याद होगा 2019 में स्वयं अमित शाह जी ने कहा, जो भट्ट साहब ने कहा अभी आपके यहाँ पैनल में, कि हम जल्दी से जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब सवाल एक ही है जो मलिक साहब उठा रहे थे कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया जाएगा उसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि एक आरोप कई बार लगता रहा है जब मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूं कि जो लोकल प्रशासन रहा है वो कई बार वहां पे जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, इवन यहां तक कि आतंकवादी ताकतें हैं, उनके कुछ तत्व, उनके एलिमेंट्स भी सरकार के कुछ लोगों से मिलजुल जाते हैं, जिसके चलते जो आर्मी के ऑपरेशन होते हैं टेररिस्ट के खिलाफ, उनकी कुछ सूचनाएं भी लीक हो जाती हैं पुलिस तंत्र से। तो उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या किस ढंग का मैकेनिज्म बनाएगी राज्य सरकार के साथ मिलकर, उतने दायरे में हो सकता है कि कुछ अधिकार कहीं न कहीं लिमिटेड किए जाएं इस राज्य सरकार के। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने पूरा भरोसा किया और उनसे मिलकर सरकार चलाने की कोशिश की उमर साहब ने, तो हमें लगता है कि शायद इस ढंग की भी कोई बंदिशें नहीं होंगी। और मैं मानता हूं कि जो केंद्र सरकार का एक खुले मन से, एक दरिया दिली के साथ ये अप्रोच रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता को उनकी इच्छा के अनुसार एक सरकार चलाने के लिए डेमोक्रेटिक पूरा अवसर दिया जाए, उसी के तहत केंद्र सरकार ने, आपने देखा, चुनाव को कंडक्ट किया बिल्कुल इम्पार्शियली।
चाहते तो जैसा आरोप लग रहे थे कांग्रेस की तरफ से और भी विपक्षी दलों की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, कुछ एनसी के नेता भी कह रहे थे कि चुनाव में गड़बड़ी होगी। आपको याद होगा इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब शुरू में लोकसभा चुनाव के हारने के कारण उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा रहे थे या मन नहीं बना रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। बाद में वो 2-2 सीट से लड़े, दोनों पर जीते। तो जिस तरह के, लेकिन आप देखिए इसके पलट, जब गांदेरबल में भी आतंकवादी हरकत हुई तो फारूक साहब का क्या बयान आया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज जाए। यह है एक नेशनलिस्टिक अप्रोच। तो अब अगर आप इस स्वर में बात करेंगे, देश के हित की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह राज्य सरकार का जो एक पूरा राज्य का दर्जा देने की बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जम्मू कश्मीर को हम लोग अपने देश का मुकुट मानते हैं, उसको क्या नहीं दिया जा सकता है। और स्वयं प्रधानमंत्री ने, संघ के लोगों ने, केंद्र सरकार के लोगों ने, कांग्रेस के की बहुत स्टालवर्ट लीडर्स ने देश में हमेशा ये कामना की है कि जम्मू कश्मीर पूरे देश में विकास का एक मॉडल बने। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब अभी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि जम्मू कश्मीर में 5 साल में कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में 5 साल में, पिछले 10 साल में वो हुआ है मुश्ताक साहब जो कभी कभी मतलब कल्पना नहीं थी किसी ने की थी। और मैं छोटा सा एक उदाहरण दे दूं कि मुफ्ती साहब जब मुख्यमंत्री बने 2002 में चुनाव के बाद, कांग्रेस के साथ अलायंस पार्टनर थे। एक केवल श्रीनगर में उन्होंने, श्रीनगर में सर्किट हाउस के पास से लेकर के एयरपोर्ट तक की एक सड़क बनाने की कोशिश की। कितना विरोध हुआ था कि मुफ्ती साहब ने कहा था, हमको आज भी याद है, आप वो नहीं रहे इस दुनिया में, कि जब यह सड़क बन जाएगी, लोगों को सुविधा मिलेगी, तो लोग हमको याद करेंगे। ऐसा लगा तो उनकी सरकार गिर जाएगी। एक सड़क बनाने में पसीने सरकार के छूट गए थे। आज 4 लेन की सड़कें बन गई। जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद 70 साल में जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 13 घंटे लगते थे, और पिछले 10 साल में इतना काम हुआ कि आप 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये फर्क नहीं है, फर्क तो इतना पड़ा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको आप अंदर के दिल से स्वीकार करते हैं, खुलकर स्वीकार करना चाहिए, जिससे जनता की खुशहाली के लिए जम्मू कश्मीर के सारी ताकतें मिलकर अच्छा काम कर सके। ठीक है मुजम्मिल मुश्ताक शाह साहब, अगर राज्य का दर्जा वापस आ गया तो आतंकवाद रोकना भी सरकार के लिए कड़ी चुनौती होगी, मानते हैं? नहीं, पहले तो मैं इनके सवाल, पहले तो मैं डॉक्टर साहब के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इनको बीजेपी का स्पोक्स पर्सन रहना चाहिए था, क्योंकि ये तो बीजेपी की साइड से ही बात कर रहे हैं, मोदी साहब की साइड से ही बात कर रहे हैं। देखिए मुजम्मिल साहब वो पत्रकार है, बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने देखा है पूरा कश्मीर को। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पिछले 5 सालों से डेवलपमेंट हुई है। मैं बता रहा हूँ पिछले 10 सालों से यहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट हुई है। कौन सा कॉलेज यहाँ पे आके मोदी साहब ने खोला, एलजी साहब ने खोला, कौन सा कॉलेज यहाँ पे आके सेंटर आई, यहाँ पे कौन सा स्कूल, कौन सा रास्ता यहाँ पे बनाया। ये बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे यहाँ पे पिछले 20 सालों से बन रहा है। 2000 की बात है, 2000 में काम शुरू हुआ था नेशनल हाईवे को। अभी इनका काल अभी चल रहा है, उसमें वो खत्म होने को आया। उसमें मतलब काम अच्छी तरीके से दिख रहा है, हो रहा है, उससे पहले भी हो रहा था। अभी तक अगर आप देखेंगे रामबन से लेके बानेहाल तक वो कभी कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि होगा भी नहीं। जैसे जिस तरीके से वो रोड है उसको 20 साल लगे बनने के लिए, जितना भी यहाँ पे बना है। और वो जो प्रोजेक्ट बनाया गया था 2000 में बनाया गया था, वो आज का प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर मोदी साहब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे और वो हमारे काल में खत्म हो जाएगा। वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमने शुरू किया था, मोदी साहब ने शुरू किया था। यहाँ पे आप देखेंगे मनमोहन साहब ने वो प्रोजेक्ट शुरू किए थे। आप बताइए मेरे को, खाली बीजेपी से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या डेवलपमेंट यहाँ पे की, कौन सी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे की, इंडस्ट्रीज खत्म की यहाँ पे। हमारी बैकबोन जो यहाँ की है हॉर्टिकल्चर, सेबों को यहाँ पे रोका जाता है, उनकी ट्रक्स को रोका जाता है, और जब तक वो सड़ न जाए उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। वैसी हालत यहाँ पे कर ली, इकोनॉमी यहाँ पे डाउन कर ली, बेरोजगारी बढ़ा दी। क्या दिया आप लोगों ने? आप बताइए मेरे को, आपने 10 साल में क्या दिया? 5 साल तो आपने एलजी का रूल चलाया, 5 साल तो बीजेपी की हुकूमत थी। क्या चलाया इधर पे? एक भी बात बताइए आप मेरे को। आपने जितने भी यहाँ पे पोस्ट निकाले पिछले 5 सालों में, जितने भी यहाँ पे एसआई के पोस्ट निकाले, बाकी सब पोस्ट निकाले, उनमें धांधलियां हुई, उनमें उनके पेपर बिके हुए थे। बीजेपी ने ये सभी काम किया, खाली एक काम किया, यहाँ पे लोगों को डिवाइड करना चाहा, लेकिन वो यहाँ पे कामयाब हुए नहीं और वो होंगे भी नहीं। आगे चल के अगर आप देखेंगे वो होंगे भी नहीं। बीजेपी जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी कर रही है वो कभी यहाँ पे चलेगी नहीं। कश्मीर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है।
हम उनको पहले ही, मैं अभी से आपसे एज ए कश्मीरी बता रहा हूं, बीजेपी को कश्मीर में कभी एक भी सीट क्या, ये एक भी कैंडिडेट खड़ा होने के लिए नहीं होता है। 4 सीटों पे उन्होंने, 5 सीटों पे यहाँ पे उन्होंने कश्मीर में कैंडिडेट्स को खड़ा किया। यही है बीजेपी। अगर उन्होंने डेवलपमेंट की होती, रोजगार दिया होता लोगों को, तो हम बताते, यहाँ के लोग बताते हम बीजेपी को वोट करेंगे। ठीक है, सच में वोट करें। ठीक है, समय कम मुजम्मिल शाह साहब, छोटा जवाब। इंदु गांधी, छोटा जवाब। मुश्ताक साहब जो कह रहे हैं कहां से कॉलेज बनाया, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी एम्स बनाया, NIITs बनाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया, मतलब मजाक है। आपने 70 साल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायदे से नहीं बना पाए, तो इस ढंग की बातें कह करके आप पूरी चीजों को हवा में उड़ाना चाहते हैं। आप गलत, आप इससे इनकार कर सकते हैं कि जम्मू से श्रीनगर 13 घंटे में जाते थे, आज 6 घंटे में जाते हैं। कैसी बात करते हैं आप? और अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम कर सकते हैं, आप गिना दीजिए 70 साल में जम्मू कश्मीर में आपने डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्या किए, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने लोग रोजगार दिया, केंद्र से जो मिलते थे धन, जो आप मानते थे एड से नहीं मिलता, तो आप कहां होते? चले, ठीक है, ठीक है। हामिद मलिक साहब, देखिए 90,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पड़े हुए हैं पिछले 5 साल में। इतना प्रपोजल आया हुआ है, वो सबको पूरा करना आपने। दस्तकारी उद्योग बिल्कुल 5-6 लाख जो रोजगार देता है वो खत्म पड़ा है। छोटा जवाब कैसे करिएगा? आतंकवाद तो है ही चुनौती। मुझे लगता है कि ओवरऑल में एक जवाब दे दूं कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कोई भी हो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों का काम करें, लोगों की सहूलियत ढूंढें, क्योंकि लोग टैक्स देते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई सुबह से शाम तक टैक्स देता है, और वो हम फर्ज जानते हैं, एनसी वाले जानते हैं। इंशाल्लाह आपको दिखेगा जो आप बोलते हो कि इन्वेस्टमेंट्स, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगी, क्योंकि हमें माहौल भी से टफ टाइम रहेगा। ये बात सही है, टफ टाइम हमारे पास है, क्योंकि जो हुआ नहीं वो भी करना है। 370 के बगैर है, 35 के बगैर है, अभी स्टेटहुड के बगैर है, तो उमर साहब के लिए टफ चैलेंज रहेगा। मगर इस चैलेंज को हमने खुद एक्सेप्ट किया है, लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए। इंशाल्लाह वक्त आएगा, कश्मीर फिर वही कश्मीर बनेगा। ये कश्मीर जो सियाह दिन अभी है, वो सियाह दिन जाएंगे और कश्मीर फिर माना जाएगा, मिसालें दी जाएगी। ठीक है, बहुत कुछ करने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, छोटा जवाब नजीर भट्ट साहब, कौन सी चुनौतियां आप खड़ी करेंगे सरकार के लिए इनको स्टेटहुड देने के बाद? देखिए भैया, चुनौती तो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करेंगे ना, वो उमर अब्दुल्ला के लिए ऑलरेडी चुनौती है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2010 में जब चीफ मिनिस्टर रहे थे, उनके दौर इक़्तिदार में हमने देखे हैं हमने कितने लगते जिगर खोए हैं। ठीक है जनाब, अब हमने देखे हैं उनके जो दौर इक़्तिदार में यहाँ पे कितने मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, कितने माओ ने अपने जो लाल वो खोए हैं, हमने कितने भाई खोए हैं, कितने हमने यहाँ पे बिजनेसमैन खोए हैं। अब सिक्योरिटी का जो मामला है, मुझे नहीं लगता है कि वो इसको संभाल पाएंगे, क्योंकि उनके जो दौर इक़्तिदार में, चाहे 2010 की बात करेंगे या उससे पहले फारूक साहब की हुकूमत की बात करेंगे, उन्होंने कभी यहाँ पे जो है मिलिटेंसी पे शिकंजा नहीं कसा है अच्छी तरह से, तो वो हमेशा इस मामले में फेल ही रहे हैं। तो अगर पिछले 70 सालों और जो लास्ट 5 साल 2019 के बाद की अगर बात करेंगे, एक शिकंजा जो कसा हुआ था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को ओपन हैंडेड वो मिला था कि ओपन सपोर्ट कि आप जो मर्जी है करना चाहेंगे, लेकिन आतंकवाद को यहाँ से जड़ से खत्म करना है। ठीक है। और आप देख लीजिए, सरकार बनी नहीं और कुछ दिनों से आप देख लीजिए अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में मिलिटेंसी को एक एज मिला है और यहाँ पर मिलिटेंसी बढ़ी है, इसको हम मानते हैं। समय खत्म हो गया। ठीक है, तो राज्य सरकार के पास पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी आतंकवाद को काबू करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म में जितना ही वक्त, छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।